नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। तो पिछले वीडियो में आपने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला चैप्टर है जो बच्चों को काफी अच्छा लगा है, क्योंकि हमने वहां पर चैप्टर के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके देखा था। इस वजह से बच्चों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका। तो उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन बात करते हैं। आज अपन बात करते हैं उसके अगले टॉपिक की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी पूरा ध्यान से देखिएगा। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में अपन सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण जो होती है कैसे संतुलित करते हैं। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन आज के बाद दिक्कत नहीं होगी अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले टॉपिक तक हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में देखा था रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं हमने पिछले टॉपिक में देख लिया था। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को अपन रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, पहली परिभाषा। दूसरा हमने कहा था एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण पहले वाले पदार्थों से अलग होते हैं, उसको भी हमने क्या कहा था? रासायनिक अभिक्रिया कहा था। देखिएगा यहां पे मैं बताता हूं रासायनिक अभिक्रिया जो है किस तरह से लिखेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा था मैग्नीशियम, और आपको पता है हमने एक प्रैक्टिकल किया था जिसके अंदर ये समझा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। हमने प्रैक्टिकल करके देखा था। व्हाइट कलर का जो राख बनी थी, व्हाइट कलर का जो पाउडर बना था, वही क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड था। ठीक है, अब अपन देखने वाले हैं इसके बाद में जो मेन पार्ट स्टार्ट होता है। आज अपन देखेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्या हमारा टॉपिक है आज का? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। क्या टॉपिक है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या डिफरेंस होता है इसमें और रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में? तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया की, हमने बात की थी रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को यानी अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या होते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है, जब बाद में जो पदार्थ बनता है, उसको हम क्या कह देते हैं? उत्पाद कह देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है उन्हीं को, यानी रासायनिक अभिक्रिया के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो अभिकारक हो चाहे वो उत्पाद हो, उनको क्या करना? उनके प्रतीकों में या उनके अणुसूत्र में लिख देना। उनके प्रतीकों या अणुसूत्र में लिख देना। ठीक है, जैसे मान लो मैग्नीशियम को लिखते हैं, क्या लिखते हैं? Mg। मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं? Mg। ठीक है, और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन होता है हमारा O2। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे? O2, क्योंकि ये दो परमाणु आपस में मिलकर ही रह पाते हैं, अकेला ऑक्सीजन परमाणु नहीं रह पाता, इसलिए हम ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखा जाता है। और ये मिलकर क्या बना देते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? MgO। MgO। अब आप यहां पे कहेंगे सर ये जो MgO लिखा है यहां पे O2 क्यों नहीं लिखा? तो इसके लिए आप बेसिक वाला वीडियो है वो देख सकते हो। बेसिक वाला जो वीडियो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिक के जो साइंस के वीडियो वो जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं साइंस के चारों चैप्टर बहुत अच्छे से करना तो फिर वो बेसिक वाला देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी उससे। ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये हमारी क्या बन गई? ये रासायनिक समीकरण बन गई। यानी रासायनिक अभिक्रिया के जो पदार्थ है ये रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम को हमने लिख दिया Mg, ऑक्सीजन को लिख दिया O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गया? MgO। क्या बन गया? MgO। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को उनके किस में लिख देना? अणुसूत्र या प्रतीकों में लिख देना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहां पे हमने बात की है, देखिए रासायनिक समीकरण तो किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को उनके अणुसूत्र में लिख देना। ठीक है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिख देना या फिर उनके प्रतीक यानी उनके सिंबल में लिख देना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। हमने अभी एक एग्जांपल देखा, देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या होता है? Mg, और ऑक्सीजन क्या होता है? O2 मिलकर MgO। उसी तरह हम बात करते हैं अगर जिंक की या जस्ता या जिंक एक ही बात होती है, ध्यान रखना, जस्ता या जिंक अलग अलग नहीं है, एक ही है। अगर हम बात करें जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो जस्ता या जिंक को लिखते हैं Zn से। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4, इसका फॉर्मूला लिख दिया। जिंक सल्फेट ZnSO4 होता है। जिंक सल्फेट क्या होता है? ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस होती है H2। तो देखिएगा किस तरह से हम उनके सूत्रों को
ठीक है, उनके नाम से उनके सूत्र में लिख देते हैं, तब रासायनिक समीकरण बन जाती है। ये रासायनिक अभिक्रिया से हमने रासायनिक समीकरण, क्योंकि बार बार इतने नाम जो है बड़े लिखना पॉसिबल नहीं है, जैसे हम बार बार लिखे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन प्लस इस तरह से नाम, तो उससे क्या हो जाता है, काफी लेंथी हो जाता है लिखना। तो इसको हम क्या करते हैं, उनके प्रतीकों में या फॉर्मूला में शॉर्ट में लिख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, लिखने में भी आसानी होती है और स्पेस भी कम लेता है और साथ में समय भी कम लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है रासायनिक समीकरण लिखते हुए। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों में उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाना होता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच सबसे पहले क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। देखिएगा, बिल्कुल हम अभिकारक, इस तीर के निशान के इधर हमेशा अभिकारक होंगे और इधर उत्पाद होंगे, और फिक्स होता है तीर का निशान हमेशा इस तरफ ही लगेगा। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है, हमेशा लगभग तीर का निशान इस तरह से लगता है। तीर के निशान के इधर की तरफ यानी लेफ्ट वाली साइड में हम क्या लिखते हैं, इधर की साइड में हमेशा हम अभिकारक लिखते हैं, और इधर तीर के निशान की तरफ हम जिधर तीर जा रहा है उस तरफ हम उत्पाद लिखते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाना। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है अभिकारक व उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाना। जैसे अभिकारक एक से ज्यादा, यहां पर देखिएगा दो अभिकारक है, एक और दो, इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। तो अभिकारक जितने भी हैं, एक या एक से ज्यादा कितने भी हैं, एक से ज्यादा अगर कितने भी है तो उनके बीच में क्या लगा देना, प्लस का चिन्ह लगा देना। किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा देना। ठीक है, अगर प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो इससे हमें पता चलेगा इसमें दो अभिकारक है, जैसे यहां पर दो अभिकारक है, उत्पाद भी दो है, इसमें दो अभिकारक लेकिन उत्पाद एक ही है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है हमारा, अभिकारकों व उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना। अब आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें इसका मतलब है रासायनिक जो समीकरण हमने लिखी है उसको संतुलित करना। संतुलित करने का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यहां पर भी मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यहां पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहां ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, तो एक परमाणु कहा गया। क्या रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु खत्म हो सकता है या कोई नया परमाणु बन सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, संतुलित करना अभी हम सीखेंगे किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अगला टॉपिक ही हमारा वही है, संतुलित करना, तो बहुत डिटेल में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, परमाणुओं की संख्या बराबर करके उसको संतुलित करना होता है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, गैसीय अवस्था का चिन्ह ऊपर की तरफ एरो लगा देंगे, और अवक्षेप के, अवक्षेप मतलब जो अविलेय पदार्थ रह जाता है, कल हमने बात की थी ना, अवक्षेप मतलब अविलेय पदार्थ, उसमें तीर का निशान नीचे की तरफ लगा दे। जैसे ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, वहां से रिलीज होगी, तो हम यहाँ पे इस तरह से चिन्ह लगा देंगे, मतलब हाइड्रोजन गैस वहां से निकल जाएगी। और कोई भी अवक्षेप बन जाएगा, अविलेय पदार्थ रह जाएगा, तो उसमें तीर का निशान हम नीचे की तरफ लगा के छोड़ देंगे। तीर का निशान क्या लगाएंगे, नीचे की तरफ लगा देंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ गैस के रूप में निकल रहा है, कोई गैस के रूप में रासायनिक अभिक्रिया से, तीर का निशान ऊपर की तरफ, और कोई अवक्षेप बना रहा है तो तीर का निशान नीचे की तरफ। आगे अपन इसको डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे हमने बात की है रासायनिक समीकरण को लिखने की, इसके बाद में हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, तो देखिएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण नियम का, उससे आपको पहले समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, ये कहता है कि जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होता है, जितने भी अभिकारक हैं उनका द्रव्यमान, और उत्पाद जितने भी बनेंगे उनका द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। क्या कह रहा है, अभिकारकों का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, उत्पादों का द्रव्यमान। उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। क्या ऐसा रियल में होता है, क्या बिल्कुल होता है ऐसा? लेकिन मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मुझे एक बात बताइएगा, अगर हम 1 किलो लकड़ी को जलाते हैं, हमने क्या किया है, 1 केजी लकड़ी को जलाया, क्या किया, जलाया, तो उससे जो उत्पाद बनेगा वो 1 केजी होगा क्या? 1 केजी लकड़ी जला रहे हैं तो कुछ लकड़ी की भी जरूरत पड़ रही है, कुछ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो लकड़ी और ऑक्सीजन जलाने पर हमने उसका द्रव्यमान जो निकाला, क्या उतना का उतना द्रव्यमान उसकी जो राख बनती है उसका होता है क्या? जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए क्या उतना होता है क्या? अगर ये नहीं होता तो फिर ये द्रव्यमान संरक्षण नियम ही क्यों बना?
इसका मतलब ये नियम गलत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो उत्पाद बनता है वो जो राख बनी है, ठीक है, उसको और प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 यानी जो धुआं बना है, जो धुआं बना है, ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ लोगे, उन दोनों के भार को आप निकाल लोगे तो आप जरूर देख पाएंगे जितना द्रव्यमान एक लकड़ी का 1 किलो लकड़ी का था उतना का उतना उस राख का और CO2 का जोड़ के जो धुआं गया है उसको भी आप कैद करके कहीं रख लो और फिर दोनों का वजन तोलो तो जितना लकड़ी का 1 किलो वजन था उतना का उतना इसका भी वजन होगा, उतना का उतना वजन किसका होगा, इसका भी होगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आई कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब क्या होता है, अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या लिखा है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही खत्म होता है। कभी भी ना तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नया द्रव्यमान बनता है और ना ही पहले बना हुआ क्या होता है, खत्म होता है। तो होता क्या है उसमें, सिर्फ ये होता है, अर्थात हम ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी उत्पादों का जितना द्रव्यमान है वो हमेशा और हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है द्रव्यमान संरक्षण नियम, तो आप इस तरह से दोनों में से कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है दोनों लिखने पर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पूरा टॉपिक आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी से समझ में आएगा, लेकिन आपको एकदम एकाग्रता के साथ इसको देखना पड़ेगा। तो चलिए देखो, पहले रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यदि किसी रासायनिक समीकरण के पहले और पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर मान लो अभिकारक जो है, अभिकारक में जितने परमाणु हैं, ठीक है, किसी भी तत्व के उतने तत्व के परमाणु उत्पाद में भी हैं, सभी तत्वों के, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब इसमें बराबर नहीं होता है तो हम उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कह देते हैं। अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो उसको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कह देते हैं। ठीक है, असंतुलित या जिसको कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण का मतलब होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें उसको संतुलित नहीं किया गया, परमाणु की संख्या बराबर नहीं है अभिकारकों और उत्पादों में। बात समझ में आ गई। देखिएगा, कंकाली रासायनिक समीकरण एक शब्द आता है, कंकाली रासायनिक समीकरण। इसका मतलब ही होता है, ध्यान रखना, असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसका मतलब क्या होता है, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कोई असंतुलित रासायनिक जिसमें अभिकारकों के परमाणु का संख्या और उत्पाद के अंदर परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, उसको हम कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कह देते हैं। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के, किस तरह से संतुलित करने हैं, उसके क्या क्या नियम है, क्या क्या चरण है, उसको वो देख लेते हैं। तो देखिएगा, हम देखते हैं यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, क्या क्या चरण हैं, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोई भी हमें रासायनिक समीकरण दे रखी हो, ठीक है, सर्वप्रथम उसके सूत्र को क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे। जैसे कोई भी रासायनिक समीकरण आपको दे रखी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एक समीकरण लिखी है मैंने, ठीक है, एक समीकरण लिखी है Mg प्लस O2 Mg। कोई भी रासायनिक समीकरण आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लेना है। किस में बंद कर लेना है, बॉक्स में। तो देखिएगा, मैंने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, ये बॉक्स बना दिया और ये बॉक्स बना दिए। ये बॉक्स क्यों बनाते हैं जरा ये भी समझिएगा। ये बॉक्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि अब इस बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि सर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, क्या ये संतुलित हो जाएगी। देखो मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप बेसिक वाला वीडियो देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की संयोजकता बराबर होती है, तो यहाँ पर 2 कभी भी नहीं आएगा। अगर आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहला स्टेप होता है बॉक्स के अंदर बंद कर लेना। अब इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है विभिन्न तत्वों के परमाणु की सूची बना लेना। अब हमें क्या करना है, इसकी एक टेबल बनानी है। जैसे एक सिंपल सी हमने टेबल बनानी इसकी, ठीक है। यहां पर हम लिख लेंगे तत्व, यहां पर अभिकारक में उसकी संख्या, यहां है उसके तत्व,
यहाँ हमने लिख लिया अभिकारक, यहाँ लिख दिया उत्पाद में उसकी संख्या कितनी है। जैसे मान लो हमारे पास एक है मैग्नीशियम, एक है ऑक्सीजन, दो ही तत्व हैं। मैग्नीशियम अभिकारक में कितना है? 1, और उत्पाद में भी कितना है? 1 ही है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है? 1 ही है। तो इस तरह की एक छोटी सी टेबल बना लेना। बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा सा एक बार समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्या लगेगा? समय लगेगा। बाकी आपको मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, बाकी आपको जो है आप चुटकियों में किसी भी समीकरण को क्या कर पाओगे? आसानी से संतुलित कर पाएंगे। और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो हमें क्या करना है? पहला स्टेप हमारा हो गया उसको बॉक्स के अंदर बंद करना। दूसरा स्टेप हमारा क्या हो गया? एक उसकी क्या करना? सूची बना लेना, विभिन्न तत्वों की सूची बना लेना। तीसरा क्या है? अब क्या करना है? प्रत्येक तत्व के परमाणु को संतुलित करना। अब हम क्या करेंगे? एक एक तत्व के परमाणु को संतुलित करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक तत्व के परमाणु को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। जैसे मैंने यहां पर क्या है, सबसे पहले मैंने यहां पर देखा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यहाँ भी एक परमाणु है, यहाँ पर भी एक, तो पहले से संतुलित है। ठीक है, ये तो संतुलित है, इसको करने की जरूरत नहीं अभिकारक उत्पाद। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो मुझे क्या करना है? अपनी तरफ से यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 लगा देना है। गुणा में मैंने क्या कर दिया? 2 लगा दिया। ये 2 लगाने का मतलब है अब आप इस बॉक्स के आगे क्या लगा सकते हो? 2 लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, हमारा अगला स्टेप जो है, थर्ड स्टेप, वो है मैंने यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बनता है? MgO। और इसको हमने क्या कर रखा था? सबको बॉक्स के अंदर बंद कर रखा था। ये बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ था। एक आप अच्छे से समझ गए ना, उसके बाद में आप कोई सी भी समीकरण आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हमने क्या किया? मैग्नीशियम के गुणा में ऑक्सीजन के गुणा में हमें क्या करना है? 2 लगाना है। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, जैसे ही मैं यहां ऑक्सीजन के आगे 2 लगाऊंगा तो सिर्फ ऑक्सीजन के आगे लगेगा नहीं, इस बॉक्स के आगे आप 2 लगा सकते हो। इस बॉक्स के आगे आप क्या लगा सकते हो? 2 लगा सकते हो। और जैसे ही आपने इस बॉक्स के आगे 2 लगाया तो ना केवल ऑक्सीजन 2 हो गए बल्कि मैग्नीशियम भी 2 हो गए। मैग्नीशियम भी 2 हो गए ना, क्योंकि इसके आगे यहां पर इसका मतलब ऑक्सीजन भी इसके 2 परमाणु हो गए, मल्टीप्लाई में है, 2 गुणा की है, तो 2 ही मैग्नीशियम हो गए, 2 ही ऑक्सीजन हो गए। तो फिर से हमारी क्या हो गई? थोड़ी सी गड़बड़ आ गई। तो हमें क्या करना है? इस तरह से हमें क्या करना है? प्रत्येक तत्व के सभी तत्वों को जितने भी हैं एक एक करके हमें संतुलित कर लेना है। ठीक है, तो देखिएगा अब हमें क्या करना होगा। अब यहां पे हमने 2 लगा दिए, क्या ये 2 गलत था क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमारे यहां पर क्या हो गए? यहां देखिएगा ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 2 हो गए। और मैग्नीशियम भी कितने हो गए? मैग्नीशियम भी 2 हो गए। लेकिन हमें मैग्नीशियम तो चाहिए ही नहीं थे, 2 ऑक्सीजन चाहिए थे, लेकिन उससे उस तरफ से नहीं हटा सकते। तो हम क्या करेंगे? हम फिर से यहां पे इसके आगे भी 2 लगा देंगे। जैसे यहां पे 2 लगाया, मैग्नीशियम इधर भी कितना हो गया? 2 हो गया। अब इधर देखिएगा 2 ही मैग्नीशियम है, 2 ही ऑक्सीजन। ठीक है, और इधर भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या हो गया? अभिक्रिया संतुलित हो गई। उसके बाद में हमें करना क्या है? देखो, पहला स्टेप हमने किया, बॉक्स में बंद किया। दूसरा स्टेप हमने क्या किया था? दूसरा स्टेप हमने किया था उसको, सबसे पहले हमने क्या किया? बॉक्स में बंद किया। दूसरा हमने तत्वों की एक सूची बनाई थी, टेबल बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी, ये रही देख लो। दूसरे में हमने टेबल बनाई। तीसरे में हमने क्या किया? फिर एक एक करके तत्वों को संतुलित कर लिया। चौथे में क्या करना है? रासायनिक समीकरण की पुनः जांच कर लें। एक बार आप वापस से इसको क्रॉस चेक कर लें, वापस से चेक कर लें। तो मैं यहां पे फिर से एक टेबल बना के चेक करता हूं। एक छोटी सी टेबल फिर से बना लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये सही बना है। क्या छोटी सी टेबल बनानी है आपको, बार बार टेबल नहीं बनानी, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूं, बाकी तो आपको इतनी जरूरत नहीं है बनाने की। ये है हमारे अभिकारक और ये हैं उत्पाद में उसके परमाणु। यहाँ पे हमारे हैं तत्व के परमाणु। कौन कौन सा है? 2 ही तत्व हैं, एक Mg है और एक O है। मैग्नीशियम कितने हैं? देखो अभिकारक के अंदर यहाँ बाहर 2 की गुणा किए ना, इसका मतलब ये 2 हैं। और इधर भी कितने हैं? बाहर 2 की गुणा और ये 2 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 परमाणु हैं, ये आपको दिख ही रहे हैं, और इधर भी ये 2 से इससे गुणा करेंगे तो 2 हो गए। तो अब देखिएगा अभिकारक में सब परमाणु बराबर हो गए, इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित होगी। अभिक्रिया क्या होगी? संतुलित होगी। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने चौथा पॉइंट, इसको दोबारा से चेक कर लो कहीं कोई परमाणु कम ज्यादा तो नहीं है। अगर सही है तो फिर हम अगले प्रोसेस की तरफ रहेंगे। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि का जो नाम है, ये जो हमने संतुलित की इसकी विधि का नाम है वो है हिट एंड ट्रायल विधि। ये अनुमान लगाकर सिर्फ
तुक्का लगाते हैं, बाकी कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस तरह से आपको 2 लगाना है 3 लगाना, बस आपको अपना खुद का दिमाग लगाना है, ठीक है, और इससे हम संतुलित कर पाएंगे। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली विधि का नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी है? हिट एंड ट्रायल विधि, अच्छे से याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया इसका अगला स्टेप। इसके बाद में हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5वां चरण जो है हमारा उसकी तरफ बात करेंगे। अब हमें संतुलित तो हो गई है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। इसके अंदर क्या करना है, अब हमें जो जो अभिकारक और उत्पाद थे उनकी भौतिक अवस्थाएं लिखना, उनकी फिजिकल स्टेट लिखना। अवस्थाएं कौन सी? अगर कोई द्रव्य है तो द्रव्य लिखो, ठीक है, अगर कोई ठोस है तो उसको S लिख देंगे ब्रैकेट में, द्रव्य है तो L लिख देंगे ब्रैकेट में, और गैस है तो G लिख देंगे ब्रैकेट में। लेकिन एक और आ जाता है, अगर वो जलीय द्रव्य है मतलब जल में घुला हुआ है तो उसको AQ लिख देंगे। AQ मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब पानी में घुला हुआ, जैसे चीनी को पानी में घोल रखा है, नमक को पानी में घोल रखा है, तो उसके ब्रैकेट में हम AQ लिख देंगे, ठीक है। तो ये होता है AQ मतलब जलीय विलयन। कोई भी चीज जल में घुली हुई है, मिक्स है जल के अंदर, तो उसके ब्रैकेट में हम AQ लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहां पे हम लिखें इसकी, तो अवस्था लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे देखिएगा जरा। अगर यहां पे हमें पूरी समीकरण को, अब आपको बॉक्स हटा सकते हो, आप चाहें तो बॉक्स हटा सकते हो, जैसे हो गया 2, ठीक है, मैंने हटा दिया है Mg प्लस O2 Mg, और यहाँ पे क्या लगा दिया? 2 लगा दिया, ये संतुलित है। अब हमें क्या है, इसकी अवस्था लिखना। आपको पता है मैग्नीशियम क्या होता है, हमने देखा था मैग्नीशियम क्या होता है, ठोस होता है, तो इसके ब्रैकेट में हम लगा दिया S। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है, ये लगा दिया G। और आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाता, वो भी क्या होता है? ठोस ही होता है पाउडर, उसको साथ में मिक्स करके वापस चिपका ठोस बन जाएगा, तो ये क्या हो गया? S। तो इस तरीके से हमें इनकी अवस्था भी लिखना होता है। अगर यहाँ पे कोई चीज जल में घुली हुई मिल रही है हमें, तो उसको AQ लिख देंगे, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो। जैसे मान लो हमने नमक को पानी में घोल रखा है, तो नमक का सूत्र होता है NaCl, और उसको पानी में घोला हुआ है तो उसके ब्रैकेट में लिखेंगे AQ। AQ का मतलब नमक को पानी में घोल रखा है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अवस्था लिख दी। अवस्था के बाद में क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यक ताप। किसी अभिक्रिया को हमें कराने के लिए क्या है? ताप की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ताप की जरूरत पड़ सकती है, दाब की जरूरत, उत्प्रेरक की जरूरत पड़ सकती है, तो उसको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ये जो हम ब्रैकेट के बीच में अभिकारक उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाते हैं ना, इसके ऊपर लिखा जाता है। देखिएगा, कुछ चीजों को आपको पता है अभिक्रिया कराने के लिए हमें गर्म करना पड़ता है, उसको टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है, ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे घर में चाय बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसको गर्म करना पड़ता है, उसको ताप देने की जरूरत है। तो वो कितना ताप आपने दिया इसके ऊपर लिखोगे। अगर दाब है तो देखो ये लिखा हुआ है दाब एटमॉस्फेरिक, ठीक है, ये 340 ATM पर क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन दोनों गैस हैं, ठीक है, मिलकर क्या बना दिया? यहाँ पर इन्होंने मिलकर मेथेनॉल बना दिया। क्या बना दिया? मेथेनॉल बना दिया। आगे हम सीखेंगे इसका नाम मेथेनॉल क्यों है, ये बाद में चैप्टर आएगा। और ये क्या होता है? द्रव्य अवस्था में। L का मतलब क्या है? ये द्रव्य अवस्था में। तो इस तरीके से हमें ये देखो, ये यहाँ पर हमने ऊपर क्या लिख दिया, इसका एक दाब की जरूरत थी, हमने ऊपर लिख दिया। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको पता है जल। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और जल का ग्रहण करके उसको क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं। आप अच्छे से याद रखिएगा, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो ये होता है, ठीक है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी पानी किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही बना पाते हैं, क्योंकि उनके पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? आपने देखा होगा, पर्णहरित जिसको बोलते हैं, या क्लोरोफिल। उसके पत्तियों के अंदर हरे हरे धब्बे जो दिखाई देते हैं, वो क्लोरोफिल होता है। वही क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को भोजन के बनाने में सहायता करता है, ऊर्जा में कन्वर्ट करने में सहायता करता है, जिससे ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है और H2O बनता है। जिस ऑक्सीजन पेड़ पौधे क्या करते हैं? छोड़ते हैं, वो हम ग्रहण कर लेते हैं, और साथ में जल भी बनता है। तो यहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, और साथ में ये क्या है? यहां पर एक तरह से उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं? उत्प्रेरक। अब देखिएगा, उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते क्या हैं? कैटालिस्ट क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, स्पीड को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आपको दूध से पनीर बनाना है तो आप दूध को 2-3 दिन रख दीजिएगा, दूध फट जाएगा, आप उसको गर्म करेंगे, वापस पनीर बन जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी प्रोसेस को बहुत फास्ट कर सकते हैं। जब दूध से पनीर बनाना हो
तो क्या करेंगे, गर्म दूध के अंदर नींबू की 5-7 बूंदे डाल दो, नींबू के रस की 5-7 बूंदे डाल दो, क्या हो जाएगा, उसी समय दूध फट जाएगा। तो जो प्रोसेस 2 दिन में हो रहा था उसकी स्पीड इतनी फास्ट हो गई कि वो कुछ सेकंडों में ही पूरा हो गया। तो देखो वहां पर नींबू ने क्या काम किया, नींबू ने सिर्फ काम किया है उसकी स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, नींबू ने दूध जो फटना था वो लेट हो रहा था, उसको क्या कर दिया, फास्ट कर दिया। दूध तो अपने आप ही फटता, लेकिन उसके प्रोसेस को क्या कर दिया, स्पीड में बढ़ा दिया। एक एग्जांपल कम करने का, लोहे को पानी के अंदर रख देते हैं तो क्या हो जाता है, 15-20 दिन या 1 महीने में उसके ऊपर जंग लग जाएगा। नॉर्मल लोहा है बिना कवर के। लेकिन अगर उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, जस्ते की उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, तो क्या होता है, वो जो प्रोसेस 1 महीने में हो रहा था, अब वो पानी के अंदर भी लोहा क्या करेगा, लगभग 1 साल तक चल जाएगा। तो जो फास्ट काम हो रहा था उसको स्पीड में, जो स्पीड है उसकी कम कर दी। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की या तो स्पीड को बढ़ा देते हैं, गति को, या फिर कम कर देते हैं, वो होते हैं उत्प्रेरक। अच्छे से याद रखना, ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के पूरा प्रोसेस होता है 6 चरणों का। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं 6 चरण कौन कौन से। सबसे पहले उन सूत्रों को बॉक्स के अंदर बंद करना, हमने बॉक्स में बंद किया। फिर हमने क्या किया था, उनके परमाणु की सूची बना ली कि अभिकारक में कौन सा परमाणु कितना है, किसी तत्व के परमाणु कितने हैं और उत्पाद के अंदर कितने हैं। फिर उनको एक एक करके हमने क्या किया, संतुलित किया। ठीक है, कई बार एक को संतुलित करने में दूसरा असंतुलित अपने आप हो जाता है, फिर दोबारा से उसको संतुलित करना पड़ता है, जैसा कि हमने मैग्नीशियम के अंदर देखा। उसके बाद में अगर आपने संतुलित कर लिए हैं तो एक बार दोबारा से जरूर चेक कर लें। कई बार हो जाता है ऐसे, गलती हो जाती है, तो उसको दोबारा से चेक करना। ठीक है, और अभिक्रिया को संतुलित करने की इस विधि का नाम क्या है, हीट एंड ट्रायल विधि। नेक्स्ट हमारा है अगला पॉइंट 5वां, कि अब हमने संतुलित कर दिया है, उसके बाद में सभी जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं लिखना। कोई द्रव है तो उसको L लिखेंगे, अगर कोई ठोस है तो उसके ब्रैकेट में S लिखेंगे, अगर कोई गैसीय अवस्था में तो उसके ब्रैकेट में G लिखेंगे, और कोई जल में घुला हुआ है, जलीय विलयन है, तो उसके ब्रैकेट में हम AQ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AQ। और सबसे लास्ट स्टेप है, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप की जरूरत है, दाब की जरूरत है, या किसी भी उत्प्रेरक की जरूरत है, तो वो तीर के निशान के ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं। अगर एक ही है तो तीर के निशान के ऊपर, अगर 2 या ज्यादा है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह लिख सकते हैं। ये है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के महत्वपूर्ण जो चरण हैं, 6 चरण इनमें होता है। अब यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो चरण है ये 3-4 चरण आपके बढ़ा सकता है। जितने तत्व ज्यादा होंगे उतने चरण बन जाएंगे। जैसे हमने यहां पर देखा, ठीक है, पहले हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को संतुलित किया, फिर उसके बाद में मैग्नीशियम को संतुलित किया, तो 2 चरण और बढ़ गए। तो वो डिपेंड करता है रासायनिक जो हमें दे रखी है समीकरण वो कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र आपको समझ में आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो है, कुछ हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करके देखते हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से हमें संतुलित करना है। अब उतना नहीं है आपको प्रोसेस लंबा लगाना। अब देखो मैं छोटा सा प्रोसेस लगाते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो जिंदगी में कभी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आप गलत नहीं करोगे, ना केवल 10th में बल्कि आगे भी आप हमेशा याद रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे पहली समीकरण है आपको जैसे बताया गया है, एक वो तो आप स्टार्टिंग में क्या करना, उसको बॉक्स में बंद कर लेना। तो यहां पे हमने देखो इसको बॉक्स में बंद कर लिया, ठीक है, इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया और इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, यहां पे मैं सिर्फ संतुलित करना बता रहा हूं, बाकी सारे प्रोसेस आपको लगाने हैं, मतलब उनकी भौतिक अवस्थाएं हैं वो आप पहले से दी रखी होगी, नहीं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। संतुलित में क्या होगा ये देखिएगा। सबसे पहले आपको मैंने बताया, यहां पर देखो मैग्नीशियम 1 है, यहां पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन यहां पे देखो नीचे 2 लगा हुआ है और यहां पे 1 है, तो हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। और आपको पता है ऑक्सीजन को संतुलित करते हुए हमें यहां तो 2 नहीं लगा सकते, इसके आगे 2 लगाएंगे। जैसे इसके आगे 2 लगाने का मतलब हो गया मैग्नीशियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी क्या हो गए, 2 हो गए। मैग्नीशियम भी 2 हैं, ऑक्सीजन भी क्या है, 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम मैग्नीशियम को भी इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो हमें कुछ नहीं करना, इसके आगे 2 लगाना है, बस आगे संख्या ही लगानी है आपको, बाकी कुछ बड़ा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आपको संख्या लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहले इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान से तरीके से हम कर रहे हैं इसको। आगे हम बॉक्स भी नहीं लगाएंगे, बिना बॉक्स लगाए हम सीधा क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि आप बॉक्स के अंदर रख के करो। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। मैं इधर चाहें तो आप लिख सकते हो, देखो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2 हैं। देखिएगा यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अभिकारक के अंदर इनकी संख्या 2-2 है, ये इसके अभिकारक हो गए, और उत्पाद के अंदर इनकी संख्या कितनी है,
उत्पाद के अंदर संख्या देखो, हाइड्रोजन तो 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन तो हमारा संतुलित है, देखो 2 हाइड्रोजन यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। क्या नहीं है, ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो ऑक्सीजन संतुलित कैसे करेंगे, देखिएगा जरा, हमें बस वही है, यहां पर क्या करना है, 2 यहां पे लगा दो। कहां पे, ऑक्सीजन यहां पे नहीं है, एक ही है, ये 2 लगा दिए, यहां पर 2 ऑक्सीजन थे। यहां पे करने से क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे, यहां पे जरा एकदम ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये करने से ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 2 × 2, 2 × 2 का मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए 4। ऑक्सीजन कितने हो गए इसके, जैसे मैंने आपको बताया, एक तत्व संतुलित करते हुए कभी कभी दूसरा तत्व असंतुलित अपने आप हो जाता है। हालांकि पहले हाइड्रोजन संतुलित था लेकिन अब अनबैलेंस हो गया, अब असंतुलित हो गया। तो ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित है, देखो 2 ऑक्सीजन ये रहे, इधर भी 2 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, हाइड्रोजन यहां पे 4 हो गए, तो इधर भी 4 कर दो। 4 कैसे करेंगे, इसके गुणा में भी 2 लगा दो, जैसे ही 2 लगा, 2 को 2 से गुणा करो, ये 2 × 2 कितना हो गया, 4। अब हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, इधर देखो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए, इसको इससे गुणा करेंगे 2, तो ये भी अभिक्रिया हमारी क्या होगी, संतुलित होगी। आप चाहें तो दोबारा से चेक कर सकते हैं, इधर एक बार ऐसे लिख लीजिएगा ताकि हमें दिक्कत ना हो। इसमें देखिएगा हमारा अगला है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहां पर नाइट्रोजन एक ही है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना। यहां पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, कितने हैं, 3। तो देखिएगा कैसे करें, देखिएगा ध्यान से, हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसको आप संतुलित पहला करना चाहेंगे उसको संतुलित कर लेते हैं, चाहे आप बॉक्स बनाएं या नहीं बनाएं। अगर मान लो इसमें बॉक्स बना लेते हैं, नेक्स्ट में बिना बॉक्स के भी सॉल्व करके देखेंगे। अब बॉक्स के अंदर तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको पता होगा बॉक्स के अंदर तो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा नाइट्रोजन 2 हैं, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो हम पहले नाइट्रोजन को ही सॉल्व कर लेते हैं। नाइट्रोजन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया। जैसे ही 2 लगाया, नाइट्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए बताएं जरा, हाइड्रोजन कितने हो गए। आपको पता है हाइड्रोजन 2 को 3 से गुणा करनी होती है, ये जो है 2 × 3 कितने हो गए, हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 6, ये हाइड्रोजन है, कितने हैं 6, लेकिन नाइट्रोजन तो हमारे संतुलित है ना, 2 नाइट्रोजन इधर हो गए, जब इसकी गुणा की 2 से तो नाइट्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गए। तो 6 यहां भी कर दो, इधर भी कर दो, 6 आप बिल्कुल कर सकते हो, 2 तो है आपके पास, 2 को किससे गुणा करें 6 हो जाए, 3 से गुणा कर दो, 2 को किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, 6 हुआ या नहीं, वो देखो नाइट्रोजन 2 है, यहां पर भी इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 हो गए नाइट्रोजन, बाहर 2 लगा हुआ है, मतलब ये डबल हो गए, जितने भी हैं उससे डबल करो, ठीक है। 2 नाइट्रोजन है, बिल्कुल संतुलित है। हाइड्रोजन की बात करें, 3 को 2 से गुणा करो 6, इधर भी 2 को 3 से गुणा करो 6, तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गए। तो इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान। इस वाले को आप देखो संतुलित करना है, इस वाले को संतुलित करें तो देखो क्या होगा, यहां पर अब मैं बिना ब्रैकेट के संतुलित करके बताऊं आपको, बॉक्स के लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, बॉक्स में सूत्र में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ये सूत्र है, यहां पर कोई भी संख्या चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो देखिएगा यहां फेरस कितना है, आयरन जो है यहां पर कितना है, 1 परमाणु है, यहां पर कितने हैं 3 परमाणु है, यहां पर कितने हैं 3 हैं। हाइड्रोजन की बात करें, 2 हाइड्रोजन यहां पे हैं, यहां पे 2 हाइड्रोजन संतुलित हैं। ऑक्सीजन यहां पर एक ही है, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं। तो चलिए हम इसको संतुलित करते हैं, कि को ध्यान से देखिएगा, किसको पहले संतुलित करना चाहेंगे आप, हम मान लो फेरस को संतुलित करते हैं, आयरन को पहले संतुलित करते हैं, ठीक है, आयरन को संतुलित। तो देखो यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे 3 लगा दिया। जैसे यहां पे 3 लगाया, ये भी 3 है, संतुलित हो गया फेरस। तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहां पे 4 है, 1 है 4 है, तो हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमें क्या किया, यहां पे 4 है तो इधर भी 4 कर दो, यहां पे 4 लगा दिया। जैसे यहां पे 4 लगाया, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन भी तो कितने हो गए, 4 × 2 कितने हो गए, 4 × 2, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, ये है हमारे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 8, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो इधर भी 8 कर दो। हाइड्रोजन 2 तो है हमारे पास, 2 को किससे गुणा करूं 8 हो जाएगा, 2 को किससे गुणा करूं, अगर आप 2 को 4 से गुणा कर दो तो 8 हो जाएगा। देखिएगा 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 × 2 कितना हो गया 8, ये हाइड्रोजन हो गए। अब देख लो, दोबारा से चेक करके देख लो क्या संतुलित है क्या। फेरस 3 है, फेरस 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 को 2 से गुणा करो 8, यहां भी 4 को 2 से गुणा किया 8, बिल्कुल संतुलित। ऑक्सीजन यहां पर देखो, ये बाहर 4 लगा हुआ है, इसका मतलब 4 से गुणा होगा, ध्यान रखना। इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, कुछ भी संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 तो है ही है, 1 लगाना जरूरी नहीं होता, 1 तो है ही है। तो यहां पे देखो ऑक्सीजन 4 है, यहां पे 4 लगा हुआ है, तो ये संतुलित हो गया।
हो गया ना आसानी से। तो इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। लास्ट वाली समीकरण देखते हैं। देखिएगा इसमें देखते हैं, जिंक है एक, यहां पर भी जिंक का एक परमाणु है। देखिएगा Zn एक परमाणु। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर कितना है? S का मतलब सल्फर, यहां पे 1, यहां पर भी 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, ऑक्सीजन 4। तो ये तो पहले से ही संतुलित है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो कई बार रासायनिक समीकरण जो है पहले से ही संतुलित होती है, और कईयों को हमें खुद क्या करना पड़ता है, इस तरह से हमें संख्या लगाकर उसके गुणा करके परमाणु की संख्या को बढ़ाकर या घटाकर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। और ये जो संतुलित करने की विधि है इसका नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल विधि। क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है, अपनी तरफ से गुणा भाग करा के हम क्या करते हैं, उसको संतुलित करते हैं। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण जो है वो कैसे संतुलित किया जाता है, और रासायनिक समीकरण को हमने संतुलित करना बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगला वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।